हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी एमसीक्यूज की सीरीज जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया वो था भारत का भूगोल। और उस भारत के भूगोल में आपको कई संभावित प्रश्न बताए गए व्याख्यान के साथ। अब ऐसा ही आज जो लेक्चर रहेगा वो है विज्ञान के संभावित प्रश्नों को लेकर के, जो आपके आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको अपना क्रांति सर स्वराज के एजुकेशनली डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आज की सीरीज की शुरुआत करता हूं। देखते हैं क्या कुछ प्रश्न हमारे सामने आता है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न सामान्य विज्ञान को लेकर के यहाँ पे प्रश्न दिए गए, जनरल साइंस। और आप सभी जानते हैं जनरल साइंस से 5 या 7 प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती। तो पहला प्रश्न अगर यहाँ दिया गया, देखिए एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। अब 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। आवास। अब आवास तो आप जानते हैं जहां पर जीव जंतु इत्यादि रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई फॉरेस्ट एरिया इत्यादि। लेकिन आवास इसका सही विकल्प नहीं होगा, तो पहला हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक दिया गया बायोम और फिर संक्रमिका। तो बायोम और संक्रमिका की यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यह भी उन कारकों को नहीं कहा जाता जहां पे हम जैविक, भौतिक और रासायनिक तौर पर लेते हैं, जहां प्रजाति को जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इन्हें कहा जाता है नीश। मतलब कि सी और डी को अगर मैं कट कट करूं तो बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। जहां पर किसी प्रकार की प्रजातियों को जीवित रहने के लिए जो जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उसे हम नीश कहते हैं। नीश याद रखिएगा, इंग्लिश में नीश और हिंदी में निकेत। यहाँ बी में जो निकेत लिखा गया उसी को ही मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ नीश। ठीक, NICHE नीश। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए, 1 और 2। और इन दोनों कथनों में कहा गया है कौन सा कथन सही है। देखिए इसे हाईलाइट कर लीजिए। और फिर 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इन चारों विकल्पों में से हमें इसका चयन करना होगा हमारे उत्तर के तौर पर। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित बात कर रहे हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम उपभोक्ता से पूर्व आएगा उत्पादक, जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को खाने वाली बकरी जो को उपभोक्ता है, बकरी को खाने वाला मानव जैसे कि उपभोक्ता सेकंड में आ जाएगा, मानव को खाने वाला शेर इत्यादि। तो ये जो आपके पास खाद्य श्रृंखला दिखाई दे रही है, उत्पादक से उपभोक्ता प्रथम, उपभोक्ता प्रथम से उपभोक्ता द्वितीय, उपभोक्ता द्वितीय से उपभोक्ता तृतीय, शीर्ष स्तर तक जब आप जाते हो तो आपको पता है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, दोबारा लौट करके नहीं आता। ठीक है, बॉटम से लेकर के अप टू द हाईएस्ट लेवल, मतलब कि उत्पादक के तौर पर वहां से ऊर्जा निकले उपभोक्ता पर, उपभोक्ता से उपभोक्ता द्वितीय पर, उपभोक्ता द्वितीय से शीर्ष उपभोक्ता तक। तो यहां पर ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशीय होता है। सेकंड स्टेटमेंट, बढ़ते पोषण स्तर। बढ़ते पोषण स्तर मतलब कि यहाँ पे जो अलग अलग मैंने ट्रॉफिक लेवल की जो मैंने अभी आपको बताया, उत्पादक, फिर उसका उपभोक्ता प्रथम, फिर उपभोक्ता प्रथम से उपभोक्ता द्वितीय, मतलब कि पेड़ पौधे, उसको खाने वाली बकरी, बकरी को खाने वाला मानव, मानव को खाने वाला शेर। ये बढ़ते पोषण स्तर की बात यहाँ पे चली। के साथ ऊर्जा का क्षय, मतलब ऊर्जा जो समाप्त होता है वो अधिक होता जाता है, ऐसा वो कह रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि अधिक नहीं, वह 10% लॉ के अकॉर्डिंग कम होता जाता है, जहां पे लिंडमैन का लॉ हम पढ़ते हैं। ठीक, तो अधिक नहीं बल्कि कम होता जाता है, 10% का लॉस हो रहा है। तो द्वितीय स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, पहला ही सही है। 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अगर आप देखोगे तो पहला ही विकल्प आपको दिखाई देता है, ए फॉर एप्पल, केवल एक। क्लियर हुआ। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3।
देखिए क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। अब चार यहां पर दिए गए हैं। ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। बी कह रहा है आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना। सी कह रहा है ओजोन परत का संरक्षण। और डी की बात चल रही है पृथ्वी के तापमान को कम करना। अब यहाँ पर क्योंकि बात मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की हुई है तो इससे संबंधित मैं कुछ बातें यह बताना चाहता हूँ कि जब हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रामसार सम्मेलन भी सुनने मिलेगा। अब जब हम यहाँ पे रामसार सम्मेलन या फिर रामसार समझौते की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कि यह बात कहता है आर्द्र भूमि के संरक्षण की। किसकी? आर्द्र भूमि के संरक्षण की। तो इस हिसाब से आपके पास कौन सा विकल्प आएगा, आप ही बताइए। विकल्प बी, क्योंकि विकल्प बी में आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का एक उद्देश्य हमें यहाँ दिखाई देता है, जिससे मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बताया कि रामसार समझौता भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तीन गतिविधियां आपके पास दिए गए हैं, 1, 2 और 3। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा से सुपोषण को नियंत्रित करने का उपाय है। अब सुपोषण जो है यहाँ पर अगर मैं इसका इंग्लिश नेम बताऊं तो ज्यादा बेटर आप समझ सकते हैं, वह है यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या याद करिए, जब आप अत्यधिक फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं या फिर अत्यधिक जिसके माध्यम से पोषक तत्व आप पौधों को देते हो, अचानक पानी गिरता है या बहुत ज्यादा आपने सिंचाई किया तो वो सतही जल के माध्यम से तालाबों तक पहुंच जाता है। और आपने देखा होगा क्योंकि पोषक तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है तो तालाबों में पूरा पानी हरा हरा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन वहां पे शैवाल या एल्गी लग जाते हैं, जिसकी वजह से निचले उस स्तर के मतलब कि ऊपर में तो आपने ग्रीन 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 पूरा छा गया क्योंकि पोषक तत्व वहां पे चले गए फर्टिलाइजर्स के माध्यम से इत्यादि। तो अब वहां ग्रीन एल्गी इतने ज्यादा आ गए, शैवाल इतने ज्यादा आ गए कि नीचे के जो जलीय जीव है उन पर सूर्य की किरणें पहुंच पाना या फिर अन्य पोषक तत्व पहुंच पाना नहीं हो पाता और वो जलीय जीवों का धीरे धीरे मरना होता जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इससे तो आपको बचना होगा। तो कैसे बचोगे भाई? पहला कार्य होगा कि जो पोषक तत्व वहां पे अत्यधिक पहुंच गया फर्टिलाइजर इत्यादि के माध्यम से, आप उसको कम करो। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास जो दिखाई दे रहा है पोषक तत्वों पर नियंत्रण, ये बिल्कुल सही हुआ। दूसरा मैंने बताया कि तालाबों के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन एल्गी या शैवाल बिछ जाता है तो आप उसको अलग कर दो, फिल्टर कर दो। तो सेकंड भी आपके पास शैवाल फिल्टरेशन सही मिल रहा है। अब इस शैवाल फिल्टरेशन का एक आपके पास प्रोसेस या प्रक्रिया दिखाई देती है जिसे अल्ट्रासोनिक रेडिएशन कहते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इस सुपोषण को नियंत्रित करने के लिए है या फिर यूट्रोफिकेशन को कम करने से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प लेंगे? ए तो कह रहा है केवल एक, रॉन्ग कर दो। बी कह रहा है केवल एक व दो, रॉन्ग कर दीजिए। सी कह रहे केवल एक व तीन, रॉन्ग कर दीजिए। तो अब हमें डी चुनना होगा जहां पे उपर्युक्त सभी की बात आएगी। तो आपका डी जो एक ऑप्शन रहेगा वो है उपर्युक्त सभी से क्या करता है, संबंधित रखता है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो विकल्प यहाँ दिया गया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये रॉन्ग है। उपर्युक्त में से सभी, कोई नहीं, यहाँ पे आप काट दोगे, उपर्युक्त में से सभी, ये लाइक दिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ही कह रहा है निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। अब गैस आपके पास दिए गए जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा यह जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला है, मतलब कि आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ देखिए नहीं है बोला है ग्रीन हाउस गैस। अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वह इफेक्ट है जिसमें कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं जलवाष्प कहूँ, नाइट्रस ऑक्साइड कहूँ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि मैन मेड है, ये सब वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में जाने के बाद जो पृथ्वी से ऊष्मा वापस टकरा करके आ रही होती है वो इसको रोक लेते हैं और अवशोषित कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी का जो वायुमंडल वाला जो तापमान है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। और आज वर्तमान में आप जानते हो कि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्परिणाम को देख रहे हैं, या वैश्विक तौर पर जो तापमान की वृद्धि हो रही है जिससे हम बचना चाहते हैं ताकि जलीय जीव जो है वो जलमग्न ना हो जाए, कई जानमाल की हानि ना हो इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया जलवाष्प तो इससे संबंधित है, मगर उसने बोला है नहीं है तो ये कैंसल।
नाइट्रस ऑक्साइड भी इससे संबंधित है, लेकिन बोला नहीं है चुनो, तो भी कैंसल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी संबंधित है, लेकिन बोला गैस नहीं है, तो आप इसे कट कर दीजिए। तो अब आप किसे ऑप्शन लोगे? केवल एक नहीं आ सकता, बी 1 व 4 नहीं आ सकता, 1 व 3 सॉरी, 4 तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, ठीक। और ये सी केवल 2 व 3 ये भी नहीं आ सकता, तो आपको डी चुनना होगा। तो चलिए देखते हैं विकल्प डी हमारे पास क्या दिया गया है, ताकि आपके पास इस क्वेश्चन से संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाए। देखिए डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो आपका यही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है, यहाँ पे केमिस्ट्री से संबंधित आपके पास प्रश्न आया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब के एटॉमिक नंबर की बात चल रही है, इंग्लिश में आप उसे एटॉमिक नंबर कहेंगे। परमाणु क्रमांक के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर आपको बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है? अब यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया गया, सबका मैं एटॉमिक नंबर रखता चलता हूँ, तो काफी आसानी से फिर आप इसे समझ जाओगे ऐसे प्रश्नों को। पहले में आपके पास कार्बन दिया गया है, तो कार्बन का हमें दिखाई देता है 6 एटॉमिक नंबर। फिर ऑक्सीजन की अगर बात चलती है तो वो आ जाता है 8, और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो 7। तो देखिए हम तो बोले कि हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो 6 के बाद 8, 8 के बाद 7 आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया, कैंसल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कह रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है 1। फिर आपके पास यहाँ दिया गया लिथियम, लिथियम में आपके पास मिलेगा 3, और फिर कह रहा है हीलियम, तो ये 2। तो देखो 1 3 2, तो क्रम तो गड़बड़ा गया, ये भी कैंसल। अब यहाँ देखो ए और डी ऑप्शन सेम हो गया है, तो ए और डी ऑप्शन को हम सेम है यहाँ पे कट कर देते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी जो है इसका आंसर आएगा। सी इसका आंसर क्यों आएगा अगर हम इसकी बात करें, चलिए मैं सबका रख देता हूँ। जैसे हीलियम की अगर बात किया जाए तो हीलियम का आता है 2 एटॉमिक नंबर। फिर लिथियम की बात कही गई तो लिथियम आएगा आपके पास 3, और बोरॉन जो आएगा वो आएगा 5। तो देखो 2 3 5 एक बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो विकल्प है वह है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कैसे जमाया गया? इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाया गया है, बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े के तौर पर। चलिए, तो अब आपका काम ये रहेगा कि आप शुरुआत के 9 10 जो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व होते हैं उनका आप परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिसमन का संबंध पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम से नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण रोकथाम से नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए सेकंड में आपके पास पहला दिया गया है कार्टोजेना प्रोटोकॉल। अब कार्टेजेना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनुवांशिक तौर पे जो जीव होते हैं उनके संरक्षण की बात कहता है, ठीक। तो फिलहाल तो ये हमारा आंसर आ सकता है, तो इसे एक बार टिक कर लेते हैं। बात का देखते हैं बेसल कन्वेंशन। देखिए जब यहाँ पे बेसल कन्वेंशन की बात कर रहा है सेकंड ऑप्शन, तो बेसल कन्वेंशन में बात कही गई है हानिकारक जो कचरे होते हैं उनका सीमा पार किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। तो हानिकारक कचरे मतलब कि सीधा सीधा किससे संबंधित हो गया? पर्यावरण प्रदूषण से। और उसने बोला नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे। ठीक वैसी रॉटरडैम कन्वेंशन। अब रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है? रॉटरडैम कन्वेंशन की अगर हम बात करें माय डियर, तो रॉटरडैम कन्वेंशन आपको यहाँ दिखाई देता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है उनको लेकर के नियंत्रण की बात करता है। तो वो भी आपके पास सीधा संबंध हो गया पर्यावरण से, और बोला पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है मिनी माता कन्वेंशन, ये जापान से संबंधित आपको पता ही है। जब हम मिनी माता कन्वेंशन की अगर बात करते हैं माय डियर, तो आपने इस मिनी माता कन्वेंशन से संबंधित आपने यहाँ पढ़ा होगा कि पारा और पारे का जो इस्तेमाल होता है काफी हानिकारक होता है पर्यावरण को लेकर के, मानव को भी लेकर के। तो ये पारा के नियंत्रित तौर पर उसको इस्तेमाल करने की बात करता है। तो ये भी किससे संबंधित हो गया? पर्यावरण से। उसे बोला पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो डी भी आपका रॉन्ग होता है। इस हिसाब से कार्टोजेना प्रोटोकॉल ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ देखिए फिजिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भौतिक राशि जिसे आप
फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज की यहाँ पे बात चल रही है। से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन आपके पास दिए गए, बोल रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कह रहा है, असत्य। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं मूल राशि के मात्रक, मूल राशि के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है। अब मूल राशि, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूल राशि की बात करूं तो जैसे कि आ जाएगा आपके पास लेंथ, जिसे आप लंबाई कहते हो, ठीक। आ जाएगा टाइम, जिसे आप समय कहते हो। द्रव्यमान, जिसे आप मास कहते हो। और एक टेम्परेचर, जिसे आप तापमान कहते हो। ये सब क्या है, मूल राशि है, जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है भाई, बिल्कुल अलग है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, असत्य है, तो हम ये नहीं चुनेंगे क्योंकि ये तो सही है। हमको तो बोला असत्य वाला चुनिए, है ना। सेकंड, केल्विन एक स्वतंत्र मूल मात्रक है। मूल मात्रक मतलब कि ये SI की बात कर रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट की बात चल रही है। और आपको पता है कि जो केल्विन है वो टेम्परेचर या फिर थर्मोडायनामिक तापमान का मूल मात्रक है। ये भी आपका सही हो गया। जबकि बोला कि असत्य, तो ये भी हम नहीं चुनेंगे। तो दोनों ही विकल्प हमारे, हम नहीं चुन सकते। असत्य चुनने बोला था, तो कौन सा लोगे, एक नहीं ले सकते, बी केवल दो नहीं ले सकते, सी एक व दो दोनों नहीं ले सकते। उसने बोला असत्य है, असत्य ना तो एक ना ही दो, मतलब कि आप लोगे डी फॉर डॉग। इसे एक बार आप देख लीजिए माय डियर, आंसर जो आएगा वो है डी फॉर डॉग। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड ही, कक्षा 9वीं का अगर आप भौतिकी पुस्तक उठाओगे एनसीईआरटी तो आपको इजीली मिल जाएगा। कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए, है ना। तो यहाँ पे कोड दिया गया है, मतलब कि हमको यहाँ पे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। अब आपके पास पहला दिया गया, यहाँ देखो इस ओर पूरा भौतिक राशि मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे उसके व्युत्पन्न मात्रक दिए गए। व्युत्पन्न मात्रक मतलब कि डिराइव्ड यूनिट, जो कि मूल मात्रक से निकाल करके बनाए गए हैं। मूल मात्रक से निकाल करके बनाए गए वो डिराइव्ड यूनिट या फिर व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया वेग। वेग मतलब कि गति, गति जिसको आप स्पीड कहते हो। और स्पीड की अगर मैं मात्रक बात करूं तो मात्रक होती है मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड, तो आपके पास यहाँ दिखाई दे दिया कौन सा आ जाएगा, ए का 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। सेकंड बोल रहा है त्वरण। त्वरण मतलब होता है जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो मीटर प्रति सेकंड के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये दिखाई देगा तीसरा, देख लीजिए दिया हुआ है। फिर दिया गया बल। बल मतलब कि फोर्स, और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो है न्यूटन। और क्योंकि यहाँ पे न्यूटन में नहीं दिया गया है तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप जो चुनोगे वो है ये, तो किलोग्राम गुणित मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास आया है कार्य। कार्य मतलब कि जिसे इंग्लिश में आप वर्क कहते हो, और वर्क का होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। और उसके आधार पर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास विकल्प आंसर माय डियर, चौथा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या चुना, हमने चुना देखिए ए का 4, बी का 3, दो का, सॉरी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, मतलब कि 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन आना चाहिए। चलिए अब हम विकल्प को देख लेते हैं, 4 3 2 1 हमारे पास मिल रहा है या नहीं। यहाँ देखिए विकल्प आपके पास सी दिखाई दे रहा है, 4 3 2 1, दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर, ठीक। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें यह समझ में आता है कि आप कुछ भौतिक जो राशियां हैं उनके मात्रक को अच्छे से देख करके जाइएगा। आसान सा प्रश्न होता है, बस आपको मात्रक जानना है ना। चलो आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है किसी वस्तु का भार। अब उपरित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य है बोल रहा है ना, सत्य है चुनने बोल, ध्यान दीजिएगा।
क्या बोला उसने, सत्य है। 3 आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं माय डियर, और 3 स्टेटमेंट के आधार पर अब हमें आंसर चुनना होगा। यहाँ देखिए, पहला बोल रहा है कि किसी वस्तु का भार, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, आप पेन ले लीजिए, पेन को आपने ऊपर से गिराया तो ऊपर से गिरते वक्त अपरिवर्तित, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप पत्थर ले लीजिए, अगर आप पत्थर को ऊपर से ऐसा छोड़ोगे तो उसका जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित इसलिए होगा क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे पत्थर आ रहा है तो पृथ्वी में ही ना। अब पृथ्वी में सभी जगह आपके पास, अगर मान ली ऊपर बिल्डिंग से मैं नीचे ऐसा गिरा दिया तो उस पूरे स्थान में जो जी होता है, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, मान होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उस गुरुत्वाकर्षण का मान हर जगह सेम होगा। जब बिल्डिंग से ऊपर से आपने गिराया और नीचे पत्थर आ रहा है, इस वजह से ऊपर से नीचे गिरते वक्त वस्तु का भार कैसा होता है, अपरिवर्तित। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया भाई, हमको सत्य ही चुनने बोला है। सेकंड, ध्रुवों पर सर्वाधिक, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब आप ध्रुवों में जाते हो, चाहे आप उत्तरी ध्रुव में जाओ या फिर दक्षिणी ध्रुव में जाओ, तो वहां पर आपको जो त्वरण है, ये स्मॉल जी का जो मान है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, वो अत्यधिक दिखाई देता है, जिसकी वजह से भार बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है। क्योंकि भार का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो होता है m/g, है ना। मास जो रहेगा वो तो सब द्रव्यमान बराबर रहता है, वेट या वजन या भार किस पर निर्भर करता है, जी पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जी होता है, इसलिए ध्रुवों पर सर्वाधिक। वैसी भूमध्य रेखा की अगर मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा में जो स्मॉल जी है, ये जो जी की बात चल रही है, वो सबसे न्यूनतम होता है। न्यूनतम होगा से भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार भी कैसा होगा, न्यूनतम होगा। तो तीनों ही वाक्य हमारे सही हैं। तो अब हम कौन सा विकल्प जाएंगे, ए नहीं जा सकते, बी 1 और 3 बोल रहा है, सी जाएंगे क्योंकि उपर्युक्त सभी बोल रहा है, डी तो इनमें से कोई नहीं बोला, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो योर आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखते हैं अगला प्रश्न। ये लीजिए, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुत्क्रमणीय रासायनिक, यहां समझिएगा, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसे अलग से लिखना, नहीं है। अब अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन का होता है इरिवर्सिबल, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते, जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। लेकिन उसने बोला है जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते, ऐसा परिवर्तन नहीं है, नहीं है बोला है ना। तो देखो, अब अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, जो परिवर्तन नहीं है, तो अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसे हम दोबारा पा नहीं सकते। तो उसमें बोल रहा है नहीं है, तो उसका अपोजिट बोलो, जिसे हम दोबारा पा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वो मांग रहा है उत्क्रमणीय, क्या मांग रहा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन मांग रहा है। उत्क्रमणीय जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल, जिसे हम दोबारा पा सकते हैं, वो उसको मांग रहा है। तो यहाँ चलो अब पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है ऑप्शन ए, कागज का जलना। अब भाई अगर आपका कागज जल गया तो क्या जले हुए कागज से दोबारा कागज पा सकते हो, नहीं, वो तो राख बन जाता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला, उत्क्रमणीय बताओ जिसे हम दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमण मतलब जिसे हम दोबारा पा सकते हैं, तो ए तो पा नहीं सकते। बी बोल रहा है भोजन का पकना। अब बताओ, अगर भोजन पक जाएगा, आपने चावल से भात बना दिया, तो क्या भात से चावल दोबारा मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, वो भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन देखो, लोहे का जंगन। लोहे का जंगन में देखिए, लोहे को जंग लगना। अब लोहे का अगर जंग लग गया है तो लोहा की परत तो खराब हो गई ना। अब उसको पेंट करने से आप लोहे की जंग से बचा सकते हो, मगर लगे हुए जंग को दोबारा लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन सी देखो क्या बोल रहा है, गैस का द्रव में बदलना। जो गैस है जब उसको हाई प्रेशर में रखते हो तो द्रव में बदल जाता है, और जब प्रेशर हटाते हो तो द्रव से गैस में बदल जाता है। एग्जाम्पल गैस सिलेंडर, आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, आप उसको ऐसे हिलाकर देखना, आपको द्रव जैसा महसूस होगा। लेकिन जब आप ऊपर का रेगुलेटर खोलते हो तो वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, और पुनः अगर गैस को फिर से दबाओगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो आपका जो सी है वो ऑप्शन नहीं आएगा। सो दिस इज द आंसर माइंड। इज दिस क्लियर?
समझ में आए ये बातें? चलो फिर आगे बढ़ा जाए प्रश्नों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए क्या कह रहा है। जल गैस से निर्माण होता है। अब जल गैस से किसका निर्माण होगा? तो यहाँ पर जो जल गैस बोला जा रहा है माय डियर, इसी जल गैस को ब्लू वाटर गैस भी कहते हैं। ब्लू वाटर गैस, जो कि प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक है, मानव निर्मित है, ब्लू वाटर गैस। और जल गैस का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर के ये जल गैस बनता है। तो ये हो गया जल गैस, जो कि एक आपको ईंधन के तौर पर काम आता है। अब जब आप इसको मिलाते हो तो बनता क्या है? इसको मिला करके अगर बनाओगे तो बनेगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल मतलब कि आप इसको मिथेनॉल भी कहते हो, और मिथेनॉल खुद में एक ईंधन के तौर पर काम आता है, आपको पता है। यहाँ तक कि कपड़ों को रंगने में भी काम आएगा भाई, मगर वो जहरीला होता है, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल, अब मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? तो CH3OH आप यहाँ पे ले सकते हो, CH3OH। यह है मेथिल अल्कोहल जो हमें मिल रहा है, या भी मेथनॉल आप इसे कह सकते हो। सो दिस इज द आंसर, ए फॉर एप्पल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? यहाँ देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि मानव शरीर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात बोला है भैया, असत्य याद रखना। तो पहला बोल रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कान में। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो आपको कान में दिखाई देगी, जिसे स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स, जो सुनने के लिए काफी मददगार होता है। लेकिन हमने बोला असत्य है, तो आप इसको नहीं ले सकते, आप इसे नहीं ले सकते। तो ये आपका हो गया कैंसल, कट कर दीजिए आप। समझ में आया? दूसरा कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी जांग में होती है, जिसे फीमर कहते हैं, जो चलने फिरने में हमको बैलेंस करता है। ये तो सही है, लेकिन बोला असत्य चुनिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है खोपड़ी में 28 अस्थियां। खोपड़ी, खोपड़ी मतलब सिर्फ ये भाग नहीं होता, ये कपाल कहलाता है, चेहरा भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं सिर्फ कपाल की, तो कपाल में आपके पास 8 दिखाई देगा, कुल चेहरे में यहाँ पे 14 दिखाई देंगे। तो 14 6 20 2 22 बचे 6। तो मध्य कान की हड्डियां अगर ले लिया जाए तो कुल 28 अस्थियां यहाँ दिखाई देती। ये सत्य हुआ, तो हमको तो बोला सत्य चुनना है, ये भी काट दीजिए। चौथा क्या बोल रहा है? पसलियों की कुल संख्या 24 जोड़ी होती है। तो ये रॉन्ग है भाई, 24 जोड़ी नहीं 12 जोड़ी होती है। अब क्योंकि 12 जोड़ी होती है पसलियों की, इसलिए कुल संख्या 12 दूनी 24 हड्डी। जबकि उसने 24 जोड़ी बोल दिया, 24 जोड़ी बोल देगा तो 24 दूना आप करोगे तो 48 हो जाते। तो 48 हड्डियां नहीं रहती पसलियों में, कुल 24 हड्डियां होती है, जो 12 जोड़ी के हिसाब से हम गिनते हैं। तो अब आपका जो आंसर आएगा वह असत्य चुनने बोला, तो आप चुनोगे पसलियों की कुल संख्या कितनी? तो पसलियों की कुल संख्या आपके पास यहाँ पर दिखाई देती है, वह है 12 जोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला प्रश्न, देखें। देखिए ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छा खासा प्रश्न है ये, तो हम हल करेंगे। चलो प्रश्न क्या कह रहा है? कथन और कारण, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है कि लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है। अब आप जानते हो मानव शरीर में जो भोजन को पचने की जो प्रक्रिया होती है वो यही माउथ से ही चालू हो जाता है, जिसमें कि आपने सुना होगा खाना खाने के बाद कहा जाता है कि कुछ देर आप पानी ना पीजिए, ताकि अधिक से अधिक लार निकले। लार अधिक से अधिक निकलेगा तो भोजन को पचाने का कार्य करेगा। तो लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है बोल रहा है, तो ये नष्ट करने का भी उसका काम है। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है, ए सही है, नष्ट करने का काम करता है। चलो कथन के बाद ये कारण है बेटा, ये कथन नहीं है, ये कारण लिखा गया है, कारण। ठीक, अब कारण में क्या दिया गया है? लार में एमाइलेस एंजाइम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है। लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है जो बाहर से आ जाते हैं, ये भी सही है। दूसरा, लार में एमाइलेस एंजाइम होता है, ये भी सही है। लेकिन अगर ये दोनों सही है तो अब हम कौन कौन सा विकल्प हटा दो? पहले हटा दो ए गलत है, आर सही है, और ए सही है आर गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे तो दोनों सही है। अब चुनना ये होगा कि सर
सही स्पष्टीकरण करता है कि नहीं, क्योंकि एक में दिया गया सही स्पष्टीकरण है, दूसरे में सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऐसे चीजों को हल करने के लिए आप यहाँ पे क्योंकि लगाओ, क्योंकि जब आप यहाँ क्योंकि लगाओगे तो आपको इजीली अब पढ़ करके हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ो। लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है क्योंकि लार में एमाइलेस एंजाइम होता है। तो भाई ये बात अब रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है, लार भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है क्योंकि लार में एमाइलेस नहीं, वहां लाइजोजोम लिखना था। क्या लिखना था? लाइजोजोम, लाइजोजाइम। ठीक है, क्या लिखना था? लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम की वजह से, लाइजोजाइम एंजाइम की वजह से वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, जबकि एमाइलेज जो है वो भोजन को पचाने का काम करता है। तो समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट सही जरूर है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण उसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इसका आंसर आएगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसे आगे ले चलता हूं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? देखो फिर से आप इसे देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? 3 दिया गया है, असत्य को चुनना है। पहला बोला यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लैंड यकृत होता है, और सबसे छोटा ग्लैंड अगर बोलता तो मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथ, पीनियल जो मेलाटोनिन को स्रावित करता है, कंट्रोल करता है, मस्तिष्क में होता है पीनियल ग्रंथि जो सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी यकृत। स्टेटमेंट सही है। हमको बोला असत्य चुनना है, तो हम इसे नहीं ले सकते, हटाओ। थर्ड पढ़ो, यकृत में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये भी सही है, क्योंकि जब आप यकृत में जब आप जाते हो तो यकृत में ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज से ही बनता है, जो एनर्जी के रूप में वहां पे हमको स्टोर दिखाई देता है। तो ये तो सही हो गया, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। मगर हमको बोला असत्य है, तो आप ये भी थर्ड नहीं ले सकते। चलो दूसरा पढ़ते हैं, यकृत द्वारा पित्त का संचय। तो भैया ये रॉन्ग है। क्योंकि ये रॉन्ग है इसलिए हमारे लिए सही है, क्योंकि हमको चुनने बोला असत्य है। क्योंकि यकृत द्वारा पित्त का संचय नहीं होता, पित्त का संचय पित्ताशय के द्वारा होता है, पित्ताशय। तो अब आप किसे चुनोगे? बी फॉर बॉल, केवल। आई थिंक इट्स क्लियर। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आसान सा प्रश्न है, ये देखिए। प्रश्न कह रहा है कि दूध में मुख्य रूप से नहीं होता है, नहीं लिखा है भैया, नहीं, नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, कई बार होता है कि बोलते हैं घर में कि दूध फट गया, तो दूध फट गया तो बोलते हैं अरे यार देखो तुम्हारे हाथ में, तुमने अभी अचार पकड़े थे, दही पकड़े थे, कुछ खट्टा पकड़े थे, तो दूध को हाथ मत रखना, दूध फट जाएगा, खट्टे से दूर रखना, दूध फट जाएगा। हाँ, तो यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि दूध में मुख्य रूप से विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टे चीजों में होता है। अगर विटामिन सी हो जाता माय डियर, तो दूध तो आप खट्टा डाल दो फट जाएगा, नींबू डाल करके दूध से हम दही तो बनाते हैं ना। तो ये विटामिन सी आंसर आएगा। जबकि विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी हमको दूध में मिलता ही है, मिलता ही है। उसने बोलता मिलता नहीं है, तो आप किसे लोगे? विटामिन सी को। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लीजिए प्रश्न। क्या कह रहा है? मानव हृदय में कक्ष को कहा जाता है। अब देखिए, जब हम मानव हृदय की बात करेंगे तो आपको पता होगा मानव हृदय में आपके पास कक्ष दिखाई देगा, ऊपर और नीचे, ऊपर 2 कक्ष और नीचे 2 कक्ष, दायां बायां, ऊपर भी और नीचे भी, दायां और बायां। तो देखिए कुल 4 कक्ष आपको दिखाई देते हैं। अब ये बोल रहा है कि उस कक्ष को कहा जाता है, 2 पॉइंट दे रहा है, ऑरिकल्स और
वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही सही हैं भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर के दो कक्षों की अगर मैं बात करूं तो वो ऑरिकल्स कहलाता है, दायां और बायां। और निचले दो कक्षों की अगर मैं बात करूं तो वेंट्रिकल्स कहलाता है। तो दोनों ही सही हैं। तो आप किसे लोगे? सी फॉर कैट, एक व दो दोनों ही। तो यह था हमारा सामान्य विज्ञान से संबंधित संभावित प्रश्न जो आप सभी के लिए यहाँ लाया गया। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।